नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी। हमने अपनी पिछली क्लास में अकाउंट्स का मीनिंग देखा था, बेसिक अकाउंट्स की मीनिंग, और उसके बाद उसके प्रोसेस को थोड़ा समझने की कोशिश करी थी। साथ में हमने ये भी देखा था कि अकाउंटिंग प्रोसेस किसके लिए इम्पोर्टेंट है, अकाउंटिंग किसके लिए करना जरूरी है, कौन कौन से हमारे पास एक यूजर्स होते हैं। नेक्स्ट आज हम अकाउंट्स का थोड़ा सा इतिहास समझते हैं। अकाउंट्स कहाँ से आई, कैसे आई, और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। इस इतिहास को लेकर बहुत सारे प्रश्न आपके पास बन सकते हैं। बड़े ही ध्यान से समझिएगा। आपकी स्क्रीन पे जैसा कि इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, सबसे पहली लाइन लिखिए हमको, लेखांकन अद्भुत परंपरा है। लेखांकन का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी सभ्यता। लेखांकन के बीज पहली बार शायद ईसा के 4000 पूर्व बेबीलोनिया इजिप्ट में बो दिए गए थे। देखिएगा, आज हम समझ रहे हैं लेखांकन का इतिहास। हम एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए समझेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट हमारे पास में आया, लेखांकन का उद्भव सर्वप्रथम 4000। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। नेटवर्क एरर होगा थोड़ा सा बेटा, 2 मिनट वेट कीजिए, आ जाएगा अभी, सिर्फ 2 मिनट में आपका आ जाएगा। हाँ। लेखांकन का उद्भव सर्वप्रथम 4000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व बेबीलोनिया बेबीलोनिया 4000 ईसा पूर्व बेबीलोनिया व इजिप्ट में हुआ था। जैसा कि हम अपना इतिहास पढ़कर समझते हैं कि सबसे पहले ये जो लेखांकन है वो इतना पुराना है जितना हमारी एक सभ्यता है। 4000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया इजिप्ट में, जहां मजदूरी एवं करों के भुगतान संबंधी लेन देनों का लेखा मिट्टी की पट्टी पर किया जाता था। याद रखिएगा, जैसे कुछ प्रश्न हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं कि सर्वप्रथम लेखांकन का उद्भव कौन से शहर में मिला? बेबीलोनिया, शहर का नाम आता है बेबीलोनिया। और सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास में कि लेखांकन के अवशेष कैसे ज्ञात हुए? तो मिट्टी की पट्टी पर कर और मजदूरी का भुगतान संबंधी लेखा किया जाता था। इतिहास साक्षी है कि इजिप्ट के लोग अपने खजाने, जिसमें सोना एवं अन्य दूसरी कीमती वस्तुएं रखी जाती थी। देखिए, खजाने का मतलब था कि जो अपना इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आज भी हमारे पास कुछ ऐसी सामग्री है, जैसे हमारा सोना, ज्वेलरी है, या वगैरह कुछ ऐसा पैसा है वगैरह, हम एक ऐसी स्थान पर रखते हैं जो थोड़ा सा सेफ्टी हो। तो इजिप्ट के लोग भी अपना खजाना, जिसमें सोना, कुछ अन्य चीजें, वो सारी एक सेफ्टी रखते थे, एक जगह पे मतलब सुरक्षित रखने का कार्य करते थे। एक प्रकार के लेखांकन का प्रयोग करते थे कि वे माहवार ब्यौरा राजा को भेजते थे। मतलब उन्होंने पूरे महीने भर में कितना पैसा कहाँ खर्च किया है उसका एक प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करके अपने राजा को पूरे महीने का ब्यौरा भेजा जाता था। ब्यौरा का मतलब होता है पूरा विवरण भेजा जाता था। ये इजिप्ट के नागरिकों या इजिप्ट के लोगों के द्वारा जो अपनी कीमती वस्तुएं थी, या अपनी मजदूरी है, या अपने कर, मतलब जो टैक्स सरकार को दिया है, उससे रिलेटेड जो सारे पॉइंट्स थे वो एक प्रॉपरली एक विवरण तैयार करके राजा को भेजने का कार्य करते थे। बेबीलोनिया, जिसे वाणिज्य नगरी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। बेबीलोनिया, जिसको आप क्या कहते थे? वाणिज्य नगरी। प्रश्न पूछा जाता है, वाणिज्य नगरी किसे कहते हैं? आपका प्रश्न आ गया कि वाणिज्य नगरी किसे कहते हैं? हमारा आंसर रहेगा बेबीलोनिया। बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी क्यों कहते थे?
चलिए, वाणिज्य नगरी बेबीलोनिया को तो कहते थे, लेकिन क्यों कहते थे, क्यों कहते थे, इसका कारण ये है क्योंकि लेखांकन का सर्वप्रथम उद्भव बेबीलोनिया में ही हुआ था। लेखांकन संबंधी जो अवशेष थे वो सबसे पहले कहाँ मिले थे, बेबीलोनिया में, इसीलिए इसको वाणिज्य नगरी कहा जाता है, कॉमर्स सिटी कहा जाता है। वाणिज्य के लेखांकन का उपयोग धोखाधड़ी व अक्षमता के कारण होने वाली हानि को उजागर करने के लिए किया गया। चलिए, एक और प्रश्न हमारे सामने बनता है कि लेखांकन का प्रयोग क्यों किया गया, या हम लिखते हैं, अपना अगला प्रश्न आता है, वाणिज्य में लेखांकन का प्रयोग क्यों किया गया। जो आपका वाणिज्य में लेखांकन का प्रयोग करने के पीछे का कारण यह है कि जो धोखाधड़ी होती है, अक्षमता के कारण होने वाली हानि। देखिए, जब तक हम लिखते नहीं है, हम एक सिंपल सी बात है, एक बिजनेस को यदि अपन पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पूरे दिन भर में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, पूरे दिन भर में खूब सारे। हम माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, उधार माल खरीदते हैं, नकद बेचते हैं, कोई सामान आ रहा है, कोई मजदूरी दे रहे हैं, मतलब बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिसको हमको पूरे दिन भर में पूरा करना पड़ता है। अब वो सारी चीजें ओरली याद तो नहीं रह सकती ना, हम याद नहीं रख सकते। अब जैसे मान लीजिए आपकी दुकान में 4 वर्कर काम कर रहे हैं, उन चारों ने अलग अलग माल बेचा है। अब चारों ने जो माल बेचा वो सारा एकदम एक व्यक्ति याद नहीं रख सकता है, इसलिए उसको लिखना है। कोई व्यक्ति अपने साथ में धोखा ना दे, धोखे से तात्पर्य यह है कोई अपने साथ में छल ना करे, वो अपने यहाँ पे कोई गड़बड़ ना करे, गबन ना कर ले। इसीलिए हमें अकाउंटिंग करना काफी इंपॉर्टेंट रहा था, और ये आज की बात नहीं है, ये पहले से आती है। आज 4000 वर्ष ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, अभी वर्तमान में हमारा 2021 ईसा बाद है, 2021 जब हम चल रहा है, तो आज से 4000 पूर्व ईसा मतलब 6000 साल पुरानी बातें जब हम यहाँ पे कर रहे हैं, उतने टाइम पहले भी यही कंडीशन आ रही थी, तो आज भी यही चीजें हमें समझनी आसान हो गई है। आगे लिखा, ग्रीस में लेखांकन का प्रयोग प्राप्त आगम को खजानों में आवंटन, कुल प्राप्तियों, कुल भुगतान एवं सरकारी वित्तीय लेन देनों के शेष का ब्यौरा रखने के लिए किया जाता था। ग्रीस एक देश का नाम है, ग्रीक जिसको कहा गया। ये क्यों लिखा गया, तो खजानों में मतलब सरकार के पास कितना पैसा आया, कितना टोटल दिया, सरकारी जो वित्तीय लेन देन, जो सरकार के साथ में जो ट्रांजेक्शन होते थे, सरकार आपस में पैसा एक दूसरे को दे रही है, सरकार पैसा खर्च कर रही है, उसका पूरा एक ब्यौरा रखने के लिए, ब्यौरा का मतलब होता है विवरण, आपको एक पूरा स्टेटमेंट तैयार करना होता है, ताकि हम साल भर के अंत में ये पता लगा पाए कि हमने कितना पैसा कमाया था, कितना पैसा हमने खर्च किया है। आगे बढ़ते हैं, रोमवासी, रोम भी एक देश है। रोमवासी विवरण पत्र अथवा दैनिक बही का प्रयोग करते थे। प्रश्न बन सकता है आपके लिए, रोमवासी किसका प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न आता है, रोमवासी किसका प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, विवरण पत्र व दैनिक बही। दैनिक बही का मतलब रोज के ट्रांजैक्शन रोज लिखा करते थे, आज का ट्रांजैक्शन आज ही लिखना था उनको। आया समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तथा उन्हें प्रतिमाह खाता बही में खतौनी की जाती थी। 700 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व, चीन में तो 2000 वर्ष ईसा पूर्व में ही बहुत ही परिष्कृत रूप से राजकीय लेखांकन का उपयोग होता था। चाइना एक ऐसा देश है जहां 2000 ईसा पूर्व भी मतलब सरकारी रूप से भी लेखांकन किया गया। अब हम बात करते हैं भारत की। भारत में लेखांकन का प्रचलन 2300 शताब्दी पूर्व कौटिल्य के समय से जाना जाता है। देखिएगा, भारत में लेखांकन का इतिहास, हम बात करते हैं भारतीय लेखांकन इतिहास की, तो 2300 ईसा पूर्व कौटिल्य, कौटिल्य का नाम तो आपने सुना होगा। कौटिल्य जानते हो कौन था। कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजा का एक मंत्री था, जिसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। कौटिल्य ने क्या किया था,
अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। यह कौटिल्य क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज में मंत्री था। जो आपका कौटिल्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज में मंत्री था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में एक मंत्री था। अब कौटिल्य ने, जिसमें लेखांकन अभिलेखों को कैसे किया जाए का वर्णन किया गया था। देखो, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लेखांकन संबंधी तथ्य दिए थे। कौटिल्य ने अपने लेखांकन संबंधी तथ्य इसमें बताए थे। अब आगे आता है आधुनिक। यहां तक का था, ये जो अभी तक हमने समझा है वो पूरा था प्राचीन लेखांकन। अब हम बात करते हैं आधुनिक लेखांकन की। अब हम बात करते हैं आधुनिक लेखांकन। आधुनिक लेखांकन का मतलब जो वर्तमान में हम लेखा कर रहे हैं उसके पीछे उसका इतिहास कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला हमारे पास एक शब्द आता है लुकास पैसियोली। वर्ड लिखा लुकास पैसियोली, जो व्यापारिक श्रेणी से संबंध रखते थे, कि पुस्तक सुमा डे अर्थमेट्रिका जायोमेट्रिका प्रोफेशनलिटी पर प्रोफेशंस थे। देखो, इनका थोड़ा सा इतिहास समझ लेते हैं। लुकास पैसियोली के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमारे सामने एक नाम आया है, सबसे पहले वर्ड आता है लुकास पैसियोली। अब इनकी इतिहास की बात करते हैं तो इनका जन्म इटली में हुआ था। यह एक व्यापारी थे, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो अकाउंटिंग से रिलेटेड पुस्तक थी। उसका नाम था डी कंपासेट स्क्रप्चर्स। डी कंपासेट स्क्रप्चर्स एक बुक लिखी थी जो ग्रीक लैंग्वेज में थी, ग्रीक भाषा में थी। इस बुक का आगे जाके अंग्रेजी अनुवाद किया गया। अंग्रेजी अनुवाद यूज ओल्ड कैसिल ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ये जो बुक इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई वो हुई थी आपकी लंदन में। सॉरी, बुक इंग्लिश में लिखा गया था लंदन में। तो इतना इन 1494 में ये बुक लिखी थी। 1944 में डी कंपासेट स्क्रप्चर्स नामक बुक थी, लुकास पैसियोली ने लिखा था, जिसको लिखने की जो भाषा थी वो थी ग्रीक भाषा। और इस बुक को आगे जाके ह्यूज ओल्ड कैसिल ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इस बुक के अंदर, इस बुक में इन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत दिए थे। इस बुक में इन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत दिए थे। अतः इसीलिए इनको लेखांकन का जनक कहते हैं। तो अभी अपने पास प्रश्न आ जाए कि लेखांकन का जनक कौन है, तो लुकास पैसियोली है। लुकास पैसियोली को जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत दिए थे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोहरा लेखा प्रणाली क्या है। तो दोहरा लेखा प्रणाली वो एक सिस्टम है जो आज पूरे विश्व में अपनाया जा रहा है। पूरे विश्व में जो अकाउंटिंग करने का जो वे है, अकाउंटिंग करने का जो तरीका है, वो हम डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, जैसा कि नाम से बिल्कुल ही क्लियर है, डबल यानी दो साइड। आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने इतिहास में भी कुछ समझाया है आपको, पहले एक बार इतिहास पढ़ के समझते हैं।
इस पुस्तक का एक भाग जो व्यवसाय एवं पुस्त पालन से संबंध है, वर्ड आता है पुस्त पालन। हम आगे पुस्त पालन का पूरा डिटेल में मीनिंग जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार उसको यहीं से समझते हैं कि पुस्त पालन से के संबंध में लिखा है, पैसियोली ने यह दावा कभी नहीं किया कि भी वह द्विअंकन पुस्त पालन का आविष्कारक है। देखिए, जो हमारे पैसियोली है, लुकास पैसियोली, द्विअंकन मतलब दोहरा लेखा प्रणाली के आविष्कारक यही है, लेकिन इन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने इसका आविष्कार किया है। उसने तो इसके ज्ञान का विस्तार किया है, इन्होंने अपने ज्ञान को आगे बांटा ही है। और आगे लिखा, ऐसा लगता है कि शायद उसने समकालीन पुस्तपालन ग्रंथों को अपने इस उत्तम रचना का आधार बनाया। अपनी इस पुस्तक में उसने आज भी लेखांकन के सर्व प्रचलित शब्द नाम और जमा, चलिए दो वर्ड आते हैं नाम और जमा, इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली, दो भाग आते हैं, एक आता है नाम, एक आता है जमा। देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप लोगों ने छोटी क्लास में मैथ्स पढ़ा होगा। मैथ्स के अंदर हमने दो साइन देखे हैं, इन दोनों के बारे में आप जानते हो, यस या नो? में पहले आंसर दीजिए, फिर हम अपनी और आगे बढ़ेंगे। फटाफट जवाब देना आपको। आर यू नो अबाउट प्लस एंड माइनस? जस्ट फास्ट। प्लस का मतलब होता है ऐड करना, या प्लस का मतलब होता है, वेरी नाइस, ऐड, जिसको हम लिख सकते हैं जोड़ना। हिंदी में यदि लिखा जाए तो हम लिखेंगे जोड़ना। और माइनस का मतलब होता है घटाना। दो वर्ड आते हैं प्लस और माइनस, दो साइड है हमारे पास में। ठीक इसी प्रकार से अपने अकाउंट्स में भी दो साइड होती है। नाम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेबिट, जमा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट। दोनों विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट एक ही पक्ष के दो साइड होती है। डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। हालांकि लुकास पैसियोली ने इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझाया। पहले इन्होंने क्या लिखा उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपनी और से समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने लिखा कि लेखांकन में सर्व प्रचलित शब्द नाम, जिसको डी आर का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड, और CR जिसको बोलते हैं क्रेडिट रिकॉर्ड, इस संकल्पनाओं को इटली की शब्दावली में प्रयुक्त किया गया। डेबिट शब्द इटली के शब्द डेबिटो से निकाला गया है। तो डेबिट शब्द कहाँ से लाया? डेबिटो। डेबिटो से डेबिट शब्द लाया गया, जिसका अर्थ होता है डेबिटा, एंड डेबिटो शब्द से निकाला जाता है, जिसका अर्थ होता है स्वामी का ऋणी होना। डेबिटो का मतलब होता है स्वामी का ऋणी। आपने भी सुना होगा कई बार, जैसे मान लीजिए आपने कुछ सामान लिया, उधार लिया है, तो लिखते हैं मेरे नाम पे लिख देना, मेरे पापा के नाम पे लिख देना। नाम पे लिखना मतलब वो पैसा देंगे। और जमा कराना, पैसा दिया है तो उसको जाके पैसा जमा कराया जाता है। जमा करना मतलब आपके लिए दूसरा वर्ड आता है क्रेडिट। क्रेडिट वर्ड ये भी इटली के शब्द क्रेडिटो से लिया है, जिसका अर्थ होता है जमा कराना, विश्वास दिलाना, देनदारी समाप्त करना। आपकी जो देनदारी है वो समाप्त करना। समाप्त करना का मतलब, अब सिंपल सा एग्जांपल है, आपने कहीं से माल खरीदा, आपके पास आज पैसा नहीं है, आपने जस्ट उसको ये कहा कि आप मेरे नाम पर लिख दीजिए, मैं आपको पैसा दे दूंगा, मतलब मेरे नाम पर लिखना, नाम यानी आपको डेबिट कराना है। और जब आप पैसा वापस देने जाओगे तब आप यही कहोगे पैसा जमा कर लीजिए। जमा करना मतलब आपने अपनी देनदारी समाप्त कर ली। तो अपनी अकाउंट्स पूरी इन दोनों वर्ड पर डिपेंड करती है। डेबिट जिसको हम DR लिखते हैं, क्रेडिट जिसको CR लिखते हैं। डेबिट यानी डेबिट रिकॉर्ड और CR यानी क्रेडिट रिकॉर्ड। लुकास पैसियोली ने इन्हीं दोनों वर्ड पर काम किया है। इन्हीं दोनों के आधार पर एक सिस्टम तैयार किया, जिसको हमने डबल एंट्री सिस्टम कहा है। और ये जो सिस्टम है आपका, ये आगे जाके पूरे विश्व में अपनाया गया है। जैसे हम डेबिट क्रेडिट के बाद में इन्होंने लास्ट में लिखा है कि द्विअंकन प्रणाली, द्विअंकन कहो या दोहरा लेखा प्रणाली को, एक ही बात है। लुकास पैसियोली ने लिखा कि सभी प्रविष्टियां 2 बार अंकित की जाती है। देखिए सिंपल सी बात है, कभी भी जब लेन देन होता है तो एक साइड नहीं होती है। जब लेन देन मतलब लेने वाला अलग होगा, देने वाला अलग होगा, और एक साइड लेने वाला है तो दूसरी साइड लेने वाला होगा।
इन्हीं दोनों स्टेप को ध्यान में रखते हुए इन्होंने आगे कुछ अलग स्टेटमेंट, जर्नल और लेजर को समझाया है। हम आगे की क्लास में इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और डबल एंट्री सिस्टम के साथ में डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की डाउट है तो आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।